भाग 5। टेरिफा के सबसे ऊंचे शिखर पर एक पुराना किला है जिसका निर्माण मूरों ने किया था। उसकी बुर्जों पर खड़े होकर आप अफ्रीका की एक झलक पा सकते हैं। सलेम का राजा मेल्कीजेडेक उस अपराह्न बुर्ज पर बैठा हुआ अपने चेहरे पर लिवेंटर का स्पर्श महसूस कर रहा था। भेड़ें आसपास बेचैन भटक रही थी। वे अपने नए मालिक के साथ असहज महसूस कर रही थी और इस बहुत ज्यादा बदलाव की वजह से उत्तेजित थी। वे सिर्फ भोजन और पानी चाहती थी। मेल्कीजेडेक एक छोटे जहाज को देख रहा था जो बंदरगाह से बाहर निकल रहा था। अब वो उस लड़के से कभी नहीं मिलेगा, ठीक उसी तरह जैसे वो अब्राहम से एक दहाई शुल्क लेने के बाद कभी नहीं मिला था। यही उसका धंधा था। देवताओं की कोई इच्छाएं नहीं होती होंगी क्योंकि उनके कोई प्रारब्ध नहीं होते, लेकिन सलेम का राजा बेथाशा उम्मीद से भरा हुआ था कि वो लड़का कामयाब होगा। ये बहुत बुरी बात है कि वो बहुत जल्दी मेरा नाम भूल जाएगा, उसने सोचा। मुझे ये नाम उसके सामने बार बार दोहराना चाहिए था। फिर वो जब मेरे बारे में बात करता तो कहता कि वो मेल्कीजेडेक है, सलेम का राजा। उसने कुछ लज्जित से भाव से आसमान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, जैसा कि आपने कहा है, ये अहंकार की इंतहा है, लेकिन एक बूढ़े राजा का इतना हक तो बनता ही है कि वो कभी कभी खुद पर गर्व करे। अफ्रीका कितना अजीबोगरीब है, लड़के ने सोचा। वो एक बार में बैठा हुआ था जो बिल्कुल उन्हीं बारों जैसा था जिन्हें वो टेंजियर की संकरी सड़कों के किनारे देखता आया था। कुछ लोग एक विशाल हुक्का पी रहे थे जिसे वे एक दूसरे की ओर बढ़ाते जाते थे। कुछ ही घंटों के भीतर उसने हाथ में हाथ डाले मर्दों और नकाब से ढके चेहरों वाली औरतों को आते जाते देख लिया था, और उन मौलवियों को भी जो मीनारों पर चढ़कर अजान देते थे, और उस दौरान हर कोई घुटनों के बल बैठकर अपने माथे जमीन पर टिका देता था। ये विधर्मियों का रिवाज है, उसने मन ही मन कहा। अपने बचपन में उसने गिरजाघर में हमेशा सफेद घोड़े पर सवार सेंट सेंटियागो माटामोरोस की छवि देखी थी, जिनकी बगल में नंगी तलवार लटकती रहती थी, और घुटनों पर झुके ऐसे ही लोगों की आकृतियां होती थी। वो अंदर ही अंदर बीमार और बुरी तरह अकेला महसूस करने लगा। उन विधर्मियों को देखकर लगता था जैसे उनके भीतर कोई पाप छिपा हुआ हो। इसके अलावा यात्रा की हड़बड़ी में वो एक बात भूल ही गया था, सिर्फ एक बात जो उसे उसके खजाने से लंबे अरसे तक दूर रख सकती थी। इस मुल्क में सिर्फ अरबी ही बोली जाती थी। शराबघर का मालिक उसके पास आया और लड़के ने उस पेय की ओर इशारा किया जो उसके बगल की मेज पर पेश किया गया था, लेकिन उसे पता चला कि वो कोई कड़वी चाय थी। वो तो वाइन पीना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसे जरूरत थी अपने खजाने की चिंता करने की, और इस बात की कि वो उसे हासिल कैसे करे। भेड़ों की बिक्री से उसके बटुए में काफी पैसा आ चुका था, और लड़का जानता था कि पैसा जादुई चीज होता है। जिसके पास पैसा होता है वो वाकई कभी अकेला नहीं पड़ता। बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, बल्कि शायद कुछ ही दिनों में वो पिरामिडों पर होगा। सोने का कवच पहने एक बूढ़े आदमी ने महज 6 भेड़ों की खातिर उससे झूठ नहीं बोला होगा। उस बूढ़े ने संकेतों और भविष्य सूचक संकेतों की बात कही थी, और जब लड़का खाड़ी को पार कर रहा था तो उसने भविष्य सूचक संकेतों के बारे में सोचा था। हाँ, बूढ़े को पता था कि वो किस बारे में बात कर रहा था। जो समय उसने एंडालूसिया के मैदानों में गुजारा था
उस दौरान उसने ये सीख लिया था कि जमीन और आसमान को गौर से देखते हुए उसे कौन सा रास्ता पकड़ना चाहिए। उसने पता लगा लिया था कि एक खास पक्षी की मौजूदगी का मतलब है कि आसपास कोई सांप है, और एक खास तरह की झाड़ी उस इलाके में पानी की मौजूदगी का संकेत है। ये बात उसे भेड़ों ने सिखाई थी। अगर परमेश्वर भेड़ों को इतनी अच्छी तरह राह दिखाता है, तो वो इंसान को भी राह दिखाएगा, उसने सोचा, और ये सोचते हुए उसने बेहतर महसूस किया। अब वो चाय उतनी कड़वी नहीं लग रही थी। तुम कौन हो? उसने सुना कि कोई स्पेनिश में उससे पूछ रहा था। लड़के ने राहत की सांस ली। वो भविष्य सूचक संकेतों के बारे में सोच रहा था, और कोई व्यक्ति प्रकट हो गया था। तुम्हें स्पेनिश कैसे आती है? उसने पूछा। ये नया आगंतुक पश्चिमी वेशभूषा पहने एक नौजवान था, लेकिन चमड़ी के रंग से वो इसी शहर का लगता था। वो करीब करीब लड़के की ही उम्र का था और उसके जितना ही लंबा था। यहां लगभग हर कोई स्पेनिश बोलता है। हम स्पेन से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर ही तो हैं। बैठो, मैं तुम्हारी कुछ खातिरदारी करना चाहता हूं, लड़के ने कहा, और मुझे एक गिलास वाइन लाने को कहो। मुझे इस चाय से नफरत है। इस मुल्क में वाइन नहीं मिलती, नौजवान ने कहा। यहां मजहब उसकी इजाजत नहीं देता। लड़के ने उससे कहा, मुझे पिरामिडों पर जाना है। उसके मुंह से खजाने वाली बात निकलने ही वाली थी, लेकिन फिर उसने उस बारे में न बोलना ही ठीक समझा। उसने सोचा कि अगर मैं इस अरबी को ये बात बता दूंगा तो हो सकता है ये मुझे वहां पहुंचाने के बदले मुझसे उस खजाने का एक हिस्सा मांगने लगे। उसे बूढ़े की कही वो बात याद आई। ऐसी चीज देने का वादा नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे पास अभी है ही नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वहां ले चलो। गाइड के रूप में तुम्हारी इस मदद के बदले मैं तुम्हारा मेहनताना देने को तैयार हूं। तुम्हें कोई अंदाजा है कि वहां कैसे जाना होता है? उस नवागंतुक ने पूछा। लड़के ने ध्यान दिया कि बार का मालिक पास ही खड़ा हुआ था और बड़े ध्यान से उनकी बातचीत सुन रहा था। उस आदमी की मौजूदगी से उसे असहजता महसूस हुई, लेकिन अब जबकि उसे एक गाइड मिल गया था, वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। तुम्हें सहारा का पूरा रेगिस्तान पार करना होगा, नौजवान ने कहा, और इसके लिए तुम्हें पैसे की जरूरत होगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा है? लड़के को यह सवाल विचित्र सा लगा, लेकिन लड़के को बूढ़े की कही बात पर भरोसा था, जिसने कहा था कि जब तुम वाकई कुछ चाहते हो तो पूरा संसार हमेशा एकजुट होकर तुम्हारे पक्ष में योजना बनाने लगता है। उसने अपने बटुए से पैसा निकाला और नौजवान को दिखाया। बार का मालिक भी पास आकर देखने लगा। उन दोनों आदमियों ने आपस में अरबी में कुछ कहा, जिससे बार का मालिक कुछ चिढ़ा हुआ सा दिखाई दिया। हम यहां से बाहर चलते हैं, नवागंतुक ने कहा। वो चाहता है हम जाए। लड़के ने राहत की सांस ली। वो बिल का भुगतान करने खड़ा हुआ, लेकिन बार मालिक ने उसे पकड़ लिया और नाराज होता हुआ उस पर बरस पड़ा। लड़का हट्टा कट्टा था और वो उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहता था, लेकिन फिर ये सोचकर उसने इरादा बदल दिया कि वो एक पराये मुल्क में था। उसके नए दोस्त ने मालिक को परे धकेल दिया और लड़के का हाथ खींचता हुआ उसे बाहर ले आया। वो तुम्हारा पैसा हड़पना चाहता था, उसने कहा। टेंजियर अफ्रीका की बाकी जगहों जैसा नहीं है। ये बंदरगाह है और हर बंदरगाह के अपने चोर होते हैं। लड़के के मन में अपने इस नए दोस्त पर भरोसा जागा। उसने एक खतरनाक स्थिति से बाहर निकलने में उसकी मदद की थी।
उसने अपने पैसे निकाले और उनको गिना। हम कल तक पिरामिडों पर पहुंच सकते हैं, नौजवान ने पैसे लेते हुए कहा। लेकिन इसके पहले मुझे 2 ऊंट खरीदने होंगे। वे टेंजियर की संकरी गलियों में चल पड़े। हर कहीं तरह तरह के सामान की छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी। वे एक विशाल चौक के बीच पहुंचे जहां बाजार लगा हुआ था। वहां हजारों की तादाद में लोग आपस में बहस कर रहे थे, सामान खरीद और बेच रहे थे। चाकू छुरों के बीच सब्जियां बिक रही थी। तंबाकू के साथ साथ बेचे जाने के लिए कालीन प्रदर्शित थे। लेकिन लड़का पूरे समय अपनी आंखें अपने नए दोस्त पर जमाए हुए था। आखिरकार उसका सारा पैसा उसी के पास था। पहले तो उसके मन में आया था कि उससे पैसा वापस मांग ले, लेकिन फिर उसे लगा कि यह दोस्ताना रवैया नहीं होगा। उसे उस पराये मुल्क के दस्तूरों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं सिर्फ उस पर निगाह रखूंगा, उसने मन ही मन कहा। वो जानता था कि वो अपने इस दोस्त से कहीं ज्यादा मजबूत है। अचानक इस सारी उधेड़बुन के बीच उसे एक ऐसी बेहद खूबसूरत तलवार दिखाई दी जैसी उसने कभी नहीं देखी थी। उसकी म्यान पर चांद की पच्चीकारी थी और उसकी मूठ काली थी तथा उस पर बेशकीमती रत्न जड़े हुए थे। लड़के ने मन ही मन तय किया कि मिस्र से लौटने के बाद ये तलवार खरीद लेगा। जरा उस दुकानदार से पूछो कि वो तलवार कितने की है, उसने अपने दोस्त से कहा। तभी उसे एहसास हुआ कि तलवार देखने के चक्कर में उसका ध्यान कुछ क्षणों के लिए भटक गया था। उसका दिल अंदर धंस गया, जैसे उसकी छाती ने उसे सहसा जोर से दबा दिया हो। वो निगाहें दौड़ाकर देखने से डर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसका नतीजा क्या होगा। वो कुछ देर और उस खूबसूरत तलवार को देखता रहा, तब जाकर वो गर्दन घुमाने की हिम्मत जुटा पाया। उसके चारों तरफ बाजार था, लोग आ जा रहे थे, आवाजें लगा रहे थे और खरीदारी कर रहे थे, और वातावरण में खाने की चीजों की अजीबोगरीब गंध फैली हुई थी। लेकिन उसे अपना वो नया साथी कहीं दिखाई नहीं दिया। लड़का खुद को विश्वास दिलाना चाहता था कि उसका दोस्त संयोगवश उससे जुदा हो गया है। उसने तय किया कि वो वहीं रुककर उसका इंतजार करेगा। वो इंतजार ही कर रहा था कि तभी एक मौलवी पास की एक मीनार पर चढ़कर अजान देने लगा। बाजार के सारे लोग अपने अपने घुटनों पर झुक गए। उन्होंने अपने माथे जमीन पर टिका दिए और खुद भी नमाज पढ़ने लगे। इसके बाद सारे के सारे दुकानदारों ने कामकाजी चींटियों की तरह अपनी दुकानें समेटी और वहां से चल पड़े। सूरज भी विदा ले रहा था। लड़के की निगाहें कुछ देर डूबते सूरज की राह की पीछा करती रहीं। आखिर वो चौक को घेरते सफेद मकानों के पीछे ओझल हो गया। उसने याद किया कि सुबह जब ये सूरज उगा था, तब वो एक दूसरे महाद्वीप पर था। 60 भेड़ों को हौंकता एक चरवाहा था और एक लड़की से मिलने जाने का इंतजार कर रहा था। उस सुबह जाने पहचाने मैदानों से गुजरते हुए उसे उस एक एक घटना के बारे में पता था जो उसके साथ होने वाली थी। लेकिन अब जब सूरज डूबने को था, वो एक बिल्कुल अलग मुल्क में था। एक अजनबी मुल्क के बीच एक अजनबी, जहां की ज़बान तक वो नहीं बोल सकता था। अब वो गडरिया नहीं रह गया था और अब उसके हाथ में कुछ नहीं था। पैसा भी नहीं था कि वो वापस लौट सकता और सब कुछ नए सिरे से शुरू कर सकता। ये सब कुछ सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच घटित हो गया था। लड़के ने सोचा। उसे खुद पर दया आ रही थी और वो अपनी जिंदगी के इस तरह अचानक और जबरदस्त ढंग से उलट पुलट हो जाने को लेकर मन ही मन विलाप कर रहा था।
उसे इस कदर शर्म आ रही थी कि उसका मन रोने को कर रहा था। वो कभी अपनी भेड़ों तक के सामने नहीं रोया था, लेकिन बाजार सूना पड़ा था और वो घर से बहुत दूर था, इसलिए वो रोने लगा। वो रो रहा था क्योंकि परमेश्वर ने उसके साथ नाइंसाफी की थी, और ये सोचकर रो रहा था कि अपने सपनों में विश्वास करने वाले लोगों को परमेश्वर इस तरह का फल देता है। जब मेरे पास मेरी भेड़ें थी, तब मैं सुखी था और अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाता था। लोग मुझे करीब आता देख मेरा स्वागत करते थे। उसने सोचा, लेकिन अब मैं दुखी हूं और अकेला हूं। अब मैं दूसरों के प्रति कड़वाहट और अविश्वास से भर जाने वाला हूं, क्योंकि एक इंसान ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं उन लोगों से नफरत करने लगूंगा जिनको उनके खजाने मिल गए होंगे, क्योंकि मुझे मेरा खजाना कभी नहीं मिलेगा। अब जो भी कुछ थोड़ा सा मेरे पास बचा है, मुझे उसी से संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना तुच्छ हूं कि दुनिया को जीत पाना मेरे बूते की बात नहीं है। उसने इस उम्मीद से अपना थैला खोलकर देखा कि शायद उसमें कुछ बचा हो सकता है उसमें उस सैंडविच का ही कोई टुकड़ा बचा हो जो उसने जहाज पर खाया था। लेकिन उसमें उस भारी भरकम पुस्तक, उसकी जैकेट और उन 2 रत्नों के अलावा जो उसे बूढ़े ने दिए थे, और कुछ भी नहीं था। जब उसने उन रत्नों को देखा तो उसे किसी वजह से राहत महसूस हुई। उसने उसकी 6 भेड़ों के बदले उसे वे 2 रत्न अपने सोने के कवच से निकाल कर दिए थे। वो उन रत्नों को बेचकर वापसी का टिकट खरीद सकता है, लेकिन इस बार मैं अक्ल से काम लूंगा। लड़के ने सोचा और उन रलों को बैले से निकालकर अपनी जेब में रख लिया। ये बंदरगाह का नगर था, और उसके दोस्त ने उससे जो एकमात्र सच्ची बात कही थी, वो यही थी कि बंदरगाहों के नगर चोरों से भरे होते हैं। अब उसे समझ में आया कि बार का मालिक इतना झल्लाया हुआ क्यों था। वो मुझसे ये कहने की कोशिश कर रहा था कि मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं भी वैसा ही हूं जैसा हर कोई है। मैं दुनिया को उस रूप में देखता हूं जिस रूप में उसे होते हुए देखना चाहता हूं, उस रूप में नहीं जैसी वो वास्तव में है। उसने उन रत्नों पर हल्के से हाथ फेरते हुए उनके ताप और उनकी सतहों के स्पर्श को महसूस किया। वे उसका खजाना थे। उनको हाथ में लेने मात्र से वो बेहतर महसूस कर रहा था। वे उसे बूढ़े की याद दिला रहे थे। जब तुम कुछ पाना चाहते हो, तो सारा संसार उस चीज को हासिल करने में तुम्हारी मदद की योजना बनाने लगता है, उसने कहा था। लड़का उस बात की सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा था जो बूढ़े ने कही थी। वो सूने बाजार में खड़ा था। उसके पास एक धेला भी नहीं था जिसे वो अपना कह सकता, और न ही एक भी भेड़ थी जिसकी उसे रात में रखवाली करनी पड़ती। लेकिन वे रत्न इस बात का सबूत थे कि वो एक राजा से मिला था, राजा जो लड़के के अतीत के बारे में जानता था। इन्हें यूरिम और धुम्मिम कहा जाता है, और ये भविष्य सूचक संकेतों को पढ़ने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लड़के ने रत्नों को वापस थैले में डाला और एक आजमाइश करने का फैसला किया। बूढ़े ने कहा था कि तुम्हारे सवाल एकदम स्पष्ट होने चाहिए, और इसके लिए लड़के को यह जानना जरूरी था कि वो क्या जानना चाहता था। इसलिए उसने पूछा, क्या बूढ़े का आशीर्वाद अभी भी मेरे साथ है? उसने एक रत्न निकाला। वह हाथ था। क्या मुझे अपना खजाना मिलेगा? उसने पूछा। वो थैले में हाथ डालकर किसी एक रत्न को टटोलने लगा। उसके वैसा करने पर
दोनों रत्न थैले के एक छेद से बाहर निकलकर जमीन पर गिर गए। लड़के ने कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि थैले में कोई छेद भी था। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया ताकि उनको उठाकर वापस थैले में डाल सकता। लेकिन उनको जमीन पर पड़े देखकर उसे एक और बात याद हो आई। भविष्य सूचक संकेतों को पहचानना सीखो और उनका अनुसरण करो, बूढ़े राजा ने कहा था। एक भविष्य सूचक संकेत। लड़का मन ही मन मुस्कराया। उसने दोनों रत्नों को उठाया और वापस थैले में डाल दिया। उसने छेद को बंद करने के बारे में नहीं सोचा। वे रत्न जब चाहे छेद से बाहर निकलकर गिर सकते थे। वो जानता था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में अपनी नियति से भागने के लिए सवाल नहीं पूछना चाहिए। मैंने वादा किया था कि अपने फैसले मैं खुद ही लूंगा, उसने मन ही मन कहा। लेकिन उन रत्नों ने उसे बता दिया था कि वो बूढ़ा अभी भी उसके साथ है, और इससे उसने और भी आत्मविश्वास महसूस किया। उसने एक बार फिर खाली चौक को चारों ओर निगाहें घुमाकर देखा। इस बार उसे पहले की तुलना में कम निराशा महसूस हुई। ये जगह अजनबी नहीं थी, ये नई जगह थी। आखिरकार वो हमेशा से यही तो चाहता रहा था, नई जगहों के बारे में जानना। यहां तक कि अगर वो पिरामिडों तक भी कभी न पहुंच पाए तो भी वो इतनी दूर तक का सफर तय कर चुका था जितना उसकी जानकारी में किसी भी गडरिये ने नहीं किया था। काश कि उन्हें मालूम होता कि जहां वे हैं वहां से जहाज से मात्र 2 घंटे की दूरी पर चीजें कितनी अलग हैं, उसने सोचा। हालांकि उसकी ये नई दुनिया फिलहाल एक सूना बाजार थी, लेकिन वो उसे उस वक्त देख चुका था जब वो जीवन की चहल पहल से भरी पूरी थी, और उसे कभी नहीं भूल पाएगा। उसने उस तलवार को याद किया। उसके बारे में सोचते हुए थोड़ी तकलीफ पहुंची, लेकिन ये भी सच था कि उसने वैसी तलवार उसके पहले नहीं देखी थी। इन तमाम बातों के बारे में सोचते हुए उसे समझ में आया कि उसे इन 2 चीजों के बीच चुनाव करना होगा, कि वो खुद को एक चोर का दयनीय शिकार समझे या अपने खजाने की खोज में लगा एक साहसिक यात्री समझे। मैं खजाने की खोज में लगा एक साहसिक यात्री हूं, उसने खुद से कहा। भाग 5 समाप्त।